नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम जानेंगे गुप्त वंश के बारे में कि गुप्त वंश के कौन कौन से शासक हुए थे और उन शासकों से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। तो हम आज उनके बारे में जानेंगे कि शासकों के शासन के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे वाक्य हैं जो कि पेपरों में ज्यादातर पूछे जाते हैं। इन्हीं वाक्यों के आधार पर पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं और इन्हीं के अंतर्गत पेपर में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, देरी न करते हुए शुरू करते हैं गुप्त वंश। सबसे पहले गुप्त वंश में हम करते हैं ऐतिहासिक। गुप्त वंश के जो ऐतिहासिक पुरुष थे वो कौन थे? वो श्री गुप्त थे। गुप्त वंश के ऐतिहासिक जो पुरुष थे, जो सबसे पहले गुप्त वंश से संबंधित पुरुष का नाम आता है वो थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जी का जो समय था शासन का वो 275 ईस्वी से 375 ईस्वी था। अब भाई, क्या वाकई में ही श्रीगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे? इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो हमें अभिलेखों से और लेखों से मिलती है। इनका नाम ये प्रमाणित जो होता है कि गुप्त वंश में वाकई में ही यही सबसे पहले शासक थे। तो जो इनका प्रमाण है वो हमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जो कि समुद्रगुप्त जी का है, विल्सड अभिलेख स्तंभ लेख, विल्सड स्तंभ लेख और भीतरी स्तंभ लेख, और इनके बारे में जो जानकारी मिलती है, ठीक है। कुमार गुप्त जी का विल्सड हो गया, स्कंद गुप्त जी का भीतरी स्तंभ लेख हो गया। इति सिंह जो कि हर्षवर्धन जी के समय में थे, 672 ईस्वी से 695 ईस्वी तक का जो इनका समय है इति सिंह जी का, ये यही प्रमाणित करते हैं कि गुप्त वंश के जो सबसे पहले शासक थे वो श्रीगुप्त थे। और इन अभिलेखों से यह प्रमाणित हो, इनका नाम आया है तो यह प्रमाणित भी होता है। इनमें चीनी यात्रियों के लिए, यानी श्रीगुप्त जी ने चीनी यात्रियों के लिए, देखो भाई, अभी हमने मेरे प्यारे साथियों यही चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश भी करी है कि शासकों से संबंधित, शासकों के शासन के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण वाक्य हैं जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन बनता है उसी के बारे में हम जानेंगे। क्वेश्चन कैसे बनते हैं? मान लीजिए श्रीगुप्त जी से ही संबंधित, क्योंकि श्रीगुप्त जी का जो शासन है, जो इनसे संबंधित घटनाएं हैं वो बहुत छोटे क्रम में हैं, तो छोटे क्रम से ही हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि पेपरों में पूछ लिया जाए गुप्त वंश के पहले ऐतिहासिक व्यक्ति तो श्रीगुप्त जी, ये महत्वपूर्ण बात होगी। दूसरा, उनका समय जो कि क्वेश्चन बन सकता है, ये इसके प्रमाण हमें कहां से मिलते हैं? तो अभिलेख, स्तंभ लेख और स्तंभ लेख, इनसे। और विदेशी कौन से यात्री जिनसे हमें इसके प्रमाण मिलते हैं? तो इति सिंह जी से, उनका समय। और इन्होंने क्या करा था अपने शासन में? श्रीगुप्त जी का जो शासन 275 से 300 ईस्वी था, तो इन्होंने क्या करा था? चीनी यात्रियों के लिए मृग शिखावन, यानी सारनाथ के निकट इन्होंने मृग शिखावन मंदिर का निर्माण करवाया था। तो देखो, इनसे संबंधित ये महत्वपूर्ण वाक्य हैं, इन्हीं के आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इन्होंने क्या करा था? 24 गांव दान में दिए थे, ये भी इनके शासन से संबंधित बहुत अच्छी महत्वपूर्ण वाक्य है। और बनारस के पास इनकी मुद्राएं मिली हैं, बनारस के पास इनकी मुद्राएं मिली हैं। और एक मुद्रा पर जो मोहर है, एक मोहर पर क्या लिखा हुआ है? इनकी पर गुप्तस्य, और दूसरी पर क्या है? श्रीगुप्त अंकित है, श्रीगुप्त अंकित है। तो देखो, इनका छोटा सा जीवन परिचय है और इनके शासन के अंतर्गत यही कुछ वाक्य महत्वपूर्ण जो
घटित हुए थे या फिर इनके शासन से संबंधित थे। तो जो भी थे वो यही थे कि इन्होंने क्या करा, इनका समय अभिलेखों में प्रमाण, विदेशी यात्रियों से संबंधित प्रमाण मिल गया, और इन्होंने क्या करा था चीनी यात्रियों के लिए, एक तो चीनी यात्री उसका नाम क्या है, मृग शिखावन। मंदिर का निर्माण जो इन्होंने किया, 24 गांव दान में दिए थे। इनकी मुद्रा बनारस के पास मिली। एक जो मुद्रा मिली है उस पर एक जो मोहर है, एक मोहर पर गुप्तस्य लिखा हुआ है तो दूसरी पर श्रीगुप्त अंकित है। केवल यही वाक्य इनसे संबंधित है, इसलिए इन्हीं के आधार पर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे जो हम बातें करेंगे, अब जो जानेंगे वो गुप्त वंश से ही दूसरे कौन से शासक थे, घटोत्कच, श्रीगुप्त और घटोत्कच। घटोत्कच का जो समय है वो 300 ईस्वी से 319 ईस्वी है। इसमें क्या है, स्कंदगुप्त के समय के सुप्रिय अभिलेख, इनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो स्कंदगुप्त जी के समय के सुप्रिय अभिलेख और किसमें, प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार। किनके, इनके घटोत्कच जी के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है गुप्त वंश से संबंधित, वो ये कि सुप्रिय अभिलेख और प्रभावती गुप्त का पूना ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार घटोत्कच गुप्त वंश के संस्थापक माने जाते हैं। घटोत्कच को पहले गुप्त वंश के संस्थापक माने जाते हैं। लेकिन 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 समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार, समुद्रगुप्त जी का जो प्रयाग प्रशस्ति है उसके अनुसार श्रीगुप्त इस वंश का संस्थापक था। देखो अब दो धारणाएं हैं, एक धारणा जो कि स्कंदगुप्त की है, दूसरी धारणा समुद्रगुप्त की है। ठीक है, सुप्रिय अभिलेख और प्रभावती गुप्त यानी पूना ताम्रपत्र अभिलेख हमें यह जानकारी दे रहे हैं कि घटोत्कच गुप्त वंश का संस्थापक था, लेकिन समुद्रगुप्त जी के अनुसार श्रीगुप्त इस वंश का संस्थापक था। तो अब ये आप देख लीजिए कि सबसे पहले भाई स्कंदगुप्त जी से पहले समुद्रगुप्त जी थे, तो एक मायने में तो समुद्रगुप्त जी सही बोल रहे हैं कि श्रीगुप्त ही गुप्त वंश का संस्थापक है, क्योंकि प्रयाग परिस्थिति भी यही चीज दोहराती है, यही प्रमाण करती है कि भाई श्रीगुप्त थे। लेकिन फिर भी प्रयाग अगर क्वेश्चन आ जाए पेपरों में कि प्रयाग परिस्थिति के अनुसार संस्थापक कौन थे, तो श्रीगुप्त थे, और अगर नहीं आता तो घटोत्कच थे। ठीक है, अब बातें करते हैं से संस्थापक थे, उसने क्या करी थी घटोत्कच जी के बारे में। इन्होंने क्या, महाराजा की उपाधि धारण की थी, महाराजा की उपाधि धारण की थी। और गुप्त वंश से ही संबंधित एक तथ्य और भी है इन दोनों का, दोनों शासकों का, कि श्रीगुप्त और घटोत्कच जी के हमें कोई भी सिक्के नहीं मिलते जो इतिहास में यह प्रमाणित करते हों। बातें करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, जानते हैं। अब इनके बाद में जो शासक हुए थे वो चंद्रगुप्त प्रथम हुए थे, जिनका जो समय है 319 ईस्वी से 334 ईस्वी है। इसमें इन्होंने क्या करा था, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और लक्षवियों से वैवाहिक संबंध बनाए थे, लक्षवियों से वैवाहिक संबंध बनाए थे। उसने कुमार देवी से विवाह किया था, यानी लक्षवियों की एक राजकुमारी थी कुमार देवी, उनसे इन्होंने शादी की थी, विवाह किया था, और इनसे समुद्रगुप्त पैदा हुआ था। कुमार देवी से समुद्रगुप्त पैदा हुआ था। विवाह की याद में, यानी कि विवाह के खुशी में, उसकी याद में इन्होंने क्या करा था, चंद्रगुप्त और कुमार देवी के
प्रकार के सिक्के चलाए थे। यानी चंद्रगुप्त और कुमार देवी के नाम से इन्होंने सिक्के चलाए थे, जिस पर एक तरफ तो चंद्रगुप्त और कुमार देवी छपी हुई थी और दूसरी तरफ क्या था, लक्ष्मी का चित्र, लक्ष्मी का इन्होंने चित्र अंकित किया हुआ था। इनका महत्वपूर्ण कार्य क्या था, चंद्रगुप्त प्रथम के शासन से संबंधित घटनाएं हैं कि इनका जो महत्वपूर्ण कार्य था, गुप्त संवत का चलन। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत का प्रचलन किया था या चलन किया था। इसने बिहार और उत्तर प्रदेश पर अधिकार किया था। हमें इतिहास में क्या जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने बिहार और उत्तर प्रदेश पर अपना अधिकार किया था और इनका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त को बनाया था। इन्होंने अपना उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त को बनाया, या फिर आप ये कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बाद इन्होंने अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया और संन्यास ले लिया। इसकी पुष्टि कौन करता है, इसकी पुष्टि जो होती है प्रयाग प्रशस्ति, एरण और रिद्धपुर के अभिलेखों में। हमें ये जानकारी कहां से मिलती है कि उन्होंने अपने पुत्र यानी उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त के पक्ष में सिंहासन त्याग कर सन्यासी बन गए। तो प्रयाग प्रशस्ति, एरण और सिद्धपुर अभिलेख में यह जानकारी हमें मिलती है। समुद्रगुप्त के बारे में जानते हैं। इनके बाद में इनके उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त का शासन चालू होता है। इनका जो शासन का समय है वो 335 ईस्वी से 380 ईस्वी है। जब ये शासन के लिए उत्तराधिकारी नियुक्त किए गए तो इनके बड़े भाई कांच, बड़े भाई थे कांच, इनके बड़े भाई थे कांच, इनके बड़े भाई कांच थे। इन्हें उनके विद्रोह का सामना करना पड़ा था। इन्हें अपने बड़े भाई कांच के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने नाम के सिक्के चालू कर दिए थे। इस सिक्के छपने के यानी छापने की या बनाने के कारण इन्होंने देखा कि भाई कांच हो सकता है आने वाले समय में राजा बने, तो इसलिए इन्होंने बहुत जल्दी उस विद्रोह को नियंत्रण में किया और कांच का इन्होंने विद्रोह का सामना करना पड़ा। इनके जो दरबारी कवि थे वो हरिसेन थे। इनके दरबारी कवि हरिसेन थे जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी और इसकी जो रचना इन्होंने की थी, जो इसकी शैली थी वो चंपू काव्य शैली थी। यानी उसकी जो शैली थी, भाषा का प्रकार था वो चंपू काव्य शैली। ठीक है। इसकी नीति क्या थी, समुद्रगुप्त की जो नीतियां थी वो दिग्विजय की थी। दिग्विजय यानी विजय प्राप्त करने की इनकी नीतियां थी। इसकी जानकारी क्या है, इलाहाबाद से प्रयाग प्रस्थिति पर, यानी इलाहाबाद को ही प्रयाग बोला जाता है पुराने समय में, इसलिए प्रयाग प्रशस्ति पर अशोक जी का जो कौशाम्बी लेख था, अशोक का कौशाम्बी लेख जिसे रानी का लेख भी, अशोक कौशाम्बी लेख और रानी का लेख भी कहते हैं, उसी पर इन्होंने क्या करा था, अपना लेख खुदवाया था। प्रयाग परिस्थिति पर ही, जो कि अशोक का कौशाम्बी लेख और रानी का लेख भी बोला जाता है, उसी पर इन्होंने अपना लेख खुदवाया था। इनके वाक्य, जो इन्होंने लेख खुदवाया था उसके जो वाक्य है प्रयाग प्रशस्ति पर, वो गद्य और गद्य पद दोनों मिश्रित है। हरिसेन इनको क्या कहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े विद्वान थे, धर्म प्रचारक, तो इन्हें कवि और संगीतज्ञ भी थे। यानी समुद्रगुप्त कवि और संगीतज्ञ भी थे। इनके सिक्कों पर समुद्रगुप्त जी को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। और क्या है इनके सिक्कों पर, ये इनके सिक्कों की विशेषता है। क्यों?
एक तो ये संगीतज्ञ थे और कवि थे, इसलिए इन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। और चीता से लड़ते हुए, इनके सिक्कों पर इन्हें चीता से लड़ते हुए भी दिखाया गया है। और उन्हीं सिक्कों पर इन्हें वीर सचित्र भी बताया गया है। यह समुद्रगुप्त जी से संबंधित महत्वपूर्ण वाक्य हैं जिनसे पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। समुद्रगुप्त जी के विजय अभियान, अब हम जानेंगे उनके विजय अभियान के बारे में समुद्रगुप्त जी के। तो इनका जो पहला चरण था उसमें इन्होंने उत्तर भारत के 9 राजाओं को हराया। समुद्रगुप्त जी ने उत्तर भारत के, कहां के? उत्तर भारत के 9 राजाओं को हराया। अब इन राजाओं में कौन कौन से प्रमुख थे, किनके नाम मिलते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो क्या थे? गणपति नाग जो कि मथुरा से थे, और अच्युत देव जो कि अहिच्छत्र से थे, अच्युत देव अहिच्छत्र से थे, और नागदत्त विदिशा से। ये प्रमुख राजा थे जिन्हों को इन्होंने अपने शासन के दौरान पहले चरण में हराया था। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो नाम थे उनके बारे में हमने पहले चरण में बताया, क्योंकि पेपरों में ज्यादातर क्वेश्चन इन राजाओं से, संबंधित राजाओं से पूछे जाते हैं। पूछे किस प्रकार जाते हैं कि इन राजाओं के नाम और इनके राज्यों के नाम दे दिए जाएंगे और उनके फिर मिलान के बारे में पूछा जाएगा। ये बहुत ज्यादा पेपरों में पूछे जाते हैं। दूसरे चरण में इन्होंने क्या किया था? समुद्रगुप्त जी ने 9 गणराजाओं को, ये याद रखना कि पहले चरण में उत्तर भारत के 9 राजा, दूसरे चरण में 9 गणराजाओं को जीता, यानी कि 9 गणराजाओं को जीता या उन्हें हराया। इसमें क्या थे? इनमें प्रमुख जो राजा थे योधे, मालव और अर्जुन नायन प्रमुख थे। भाई दूसरे चरण के जो प्रमुख योद्धा थे वो ये थे, ठीक है। अब इनमें क्या है, इसके साथ ही साथ इन्होंने दूसरे ही चरण में सीमावर्ती राजाओं को भी जीता था, यानी सीमावर्ती राजाओं को भी हराया था। सीमावर्ती राजा कौन कौन से थे? तो समतट, दवाक, कामरूप, नेपाल और करतपुर, ये प्रमुख सीमावर्ती राज्य थे जो कि समुद्रगुप्त जी ने उनको भी जीता था। इन राज्यों ने सर्व करदान, इन राज्यों ने क्या किया था समुद्रगुप्त जी के सामने? सर्व करदान, आज्ञाकरण और पिराणमागमन, यानी सर्व करदान यानी कि कर देने के लिए ये बाध्य हो गए कि हम आपको राजा मानते हैं और हम आपको अपने राज्य से कर देंगे। और एक आज्ञाकरण कि जो भी आज्ञा समुद्रगुप्त जी देंगे वो इन सीमावर्ती राज्यों को माननी पड़ेगी। ये तीसरा प्राणमागमन, यानी समुद्रगुप्त जी के सामने अपने प्राणों की रक्षा के लिए विनती करना और उनकी विनती को समुद्रगुप्त जी के द्वारा मान लिया जाना, ठीक है। इन्होंने इन राज्यों को इस प्रकार से शांत किया। समुद्रगुप्त जी को इन 3 तरीकों से शांत भी किया था कि महाराज हम आपको जितना भी आपका कर होगा हम आपके अधीन रहेंगे, तुम्हें जितना भी कर या ऋण होगा वो हम देंगे। दूसरा, हम आपकी आज्ञा जो भी होगी हम वो आज्ञा भी मानेंगे। और तीसरा कि हमें उनके सामने नतमस्तक हो जाना, झुक जाना कि महाराज हमें आप माफी दे दो, बख्शीश दे दो। इस प्रकार समुद्रगुप्त जी को इन्होंने शांत किया था, क्योंकि समुद्रगुप्त जी के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं कि ये
क्रोध होने पर यमराज से भी ज्यादा भयानक माने जाते थे। ठीक है। तीसरे चरण की अगर हम बात करें समुद्रगुप्त जी के, तीसरे चरण में उन्होंने क्या है, आठविक जाति को हराया। आठविक एक जाति थी जो कहां निवास करती थी, डाहल, डाहल में बसी हुई थी आठविक जाति, और यही वह जाति थी जो कि सम्राट अशोक का भी सिरदर्द बनी हुई थी। क्या, सम्राट अशोक का भी सिरदर्द बनी हुई थी, क्योंकि सम्राट अशोक के अभिलेखों में भी आप देखोगे सम्राट अशोक जी ने इनको भी चेतावनी दी थी, क्योंकि यह एक जनजातीय, वन में रहने वाली जनजातीय जाति थी, जो कि कोई रूल रेगुलेशन नहीं मानती, कोई नियम नहीं मानती थी। तो समुद्रगुप्त जी ने इनको भी हराया था, जो कि अशोक जी के लिए सिरदर्द बनी हुई थी। यानी अशोक सम्राट के लिए यह जाति सिरदर्द थी, लेकिन समुद्रगुप्त जी ने इसको भी हराया। कब हराया? तीसरे चरण में। चौथे चरण की अगर हम समुद्रगुप्त जी की बातें करें तो समुद्रगुप्त जी ने दक्कन के 12 राजाओं को जीता, यानी 12 राज्यों को जीता था, यानी 12 राज्य जीते, और एक तरीके से ये बोल सकते 12 राज्यों को हराया। इनमें कौन कौन से प्रमुख थे? तो कांची का शक्तिशाली राजा था विष्णुगुप्त, वो बहुत प्रमुख राजा था कांची का। तो 12 राजा कौन कौन से थे उनके बारे में जानते हैं। कौशल के राजा थे महेंद्र, और महाकांतार के जो राजा थे, महाकांतार के राजा थे विग्रहराज, और कोटूर के राजा कौन थे? स्वामीदत्त, और पिष्टपुर के राजा महेंद्रगिरी। कोराल के राजा थे मणटराज, और एरंडपल के जो राजा थे वो दमन थे, और अवमुक्त के जो राजा थे नीलराज, अवमुक्त के राजा नीलराज थे, और वेंगी के राजा हस्तवर्मन थे। पालकक के राजा उग्रसेन जी थे, और देवराष्ट्र के राजा कुबेर थे, और कुस्थलपुर के राजा धनंजय थे। तो ये 12 कब कहां के राजा थे? चौथे चरण में दक्कन के 12 राज्य, दक्कन के 12 राज्य थे, और 12 ही राजा थे। इनके नाम पेपरों में ज्यादातर पूछे जाते हैं। इनमें जो सबसे शक्तिशाली थे वो कांची के विष्णुगुप्त। ठीक है। पांचवें चरण की बात करते हैं। पांचवें चरण में समुद्रगुप्त जी ने विदेशियों को हराया था। भाई, पांचवें चरण में समुद्रगुप्त जी ने विदेशियों को हराया था। विदेशियों में अब कौन कौन से प्रमुख थे उनके बारे में जान लेते हैं। तो देवपुत्र कुषाणों को भी बोला गया है। देवपुत्र शाहीन, शाहनु शाही, दूसरे पे क्या? शक, तीसरे पर मुरुडंड, और चौथे पे सिंगली द्वीप यानी श्रीलंका का द्वीप। चौथा है सर्वद्वीप वासिन, और ये वो राजा हैं, ये वो राज्य हैं और राजा हैं जो कि विदेशियों से संबंधित है। पांचवें चरण में इन्होंने विदेशियों को हराया, और उस समय यानी कि ये जो है ना देवपुत्र शाहीन शाहनुशाही, ये कुषाणों के राजा थे, कुषाणों से संबंधित थे। और उस समय जब समुद्रगुप्त जी का शासन था तो कुषाणों का जो उत्तर पश्चिमी सीमा में जो छोटे मोटे राजा राज्य कर रहे थे, तो कौन से राजा थे वो? किदार राजा थे कुषाणों के। याद रखना, हो सकता है कि यह पेपरों में पूछ लिया जाए। समुद्रगुप्त जी के समय उत्तर पश्चिम सीमा पर जो कि कुषाणों के अब छोटे से राजा रह गए थे, बचे कुचे, तो उसमें किदार नाम के राजा थे उस समय। विदेशियों के लिए इन्होंने 3 नीतियां अपनाई थी, 3 विधि अपनाई थी। कौन सी? आत्मनिवेदन, कन्योयापन, और गुरुमंदक। आत्मनिवेदन यानी कि अपने आप राजा के सामने हाजिर हो जाना और हाथ जोड़कर विनती करना, जो भी
विदेशी शासक थे जो कि इनके द्वारा हार गए थे। तो हारने के बाद में वो अपने आप राजा के सामने हाजिर होना और उनसे विनती करना कि हम आपकी शरण में हैं, आप जीत चुके हैं, हमें अपने जो भी आप सजा देनी चाहें या फिर मुझे जो भी ऋण देना चाहें मैं उसे चुकाऊंगा। ठीक है। कन्या उपादन यानी गुप्त साम्राज्य में, गुप्त राजघरानों में अपनी कन्या या पुत्रियों की शादी राजघराने में करनी। और गुरुत्वमंडक का जो है विषय है वो क्या है? विषय, उस समय विषय और भक्ति, विषय और भक्ति क्या थे? ये छोटे राज्य थे, यानी कि इनके जिले, जनपद या गांव एक तरह के विषय जो थे। तो इनमें क्या थे? समुद्रगुप्त जी के गुरुड़ अंकित, समुद्रगुप्त जी के गुरुड़ अंकित मोहर लगे यानी मोहर से छपे हुए शासन आदेश को प्राप्त करना, शासन आदेश को प्राप्त करना। तीसरे का मतलब यह है कि जो कि गुरुड़ अंकित, जो कि समुद्रगुप्त जी का राज्य चिन्ह था, उसको ये उस पर मोहर मारते थे शासन आदेश पर, और वो शासन आदेश इन्हें मान्य था और ये उसे अपने विषय और भक्ति यानी अपने जिले में और राज्य में उसे लागू करते थे, जो कि समुद्रगुप्त जी ने देते थे। समुद्रगुप्त जी के बारे में जो इतिहासकार हैं वी.ए. स्मिथ, ये समुद्रगुप्त जी को भारत का नेपोलियन कहते हैं। और हरिसेन जी के द्वारा, हरिसेन ने क्या है? प्रयाग परिस्थिति के अनुसार इनके कुछ उच्च अधिकारियों का वर्णन किया है। प्रयाग परिस्थिति में हरिसेन जी ने इनके कुछ उच्च अधिकारियों का वर्णन किया है। वो कौन कौन से? कुमार, अमात्य, विषयपति, संधि विग्रह, महादंड नायक, ये उनके समय के, समुद्रगुप्त जी के समय के कुछ उच्च अधिकारी हैं जिनका उल्लेख प्रयाग परिस्थिति के अनुसार मिलता है। हरिसेन समुद्रगुप्त जी के दरबारी कवि थे। इन्होंने ही प्रयाग परिस्थिति पर जो लेख लिखे थे वो इन्हीं के द्वारा हैं। और हरिसेन जी ने क्या करा है? हरिसेन जी ने समुद्रगुप्त जी को कविराज और संगीत का प्रेमी की उपाधि, हरिसेन जी ने कविराज और संगीत के प्रेमी की उपाधि समुद्रगुप्त जी को दी है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने गुप्त वंश के बारे में, गुप्त शासकों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण वाक्य हैं जिनसे पेपरों में क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं और पूछे जाते हैं, इन्हीं के आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं या हम जिनके बारे में जान रहे हैं वो ये कि शासकों के शासन के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसे महत्वपूर्ण वाक्य या घटनाएं घटी थी जो कि पेपरों में पूछी जाती हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। इनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन के बारे में हम अपनी आने वाली वीडियो के बारे में जानेंगे। इनके अभिलेखों के बारे में भी हम अपने आने वाली वीडियो के बारे में, आने वाली वीडियो से जानेंगे। अभी केवल शासक और उनसे संबंधित घटनाओं के बारे में हम इन वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इनके अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं और इनके शासन से संबंधित ऐसे कौन कौन से वाक्य हैं जिनसे पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी कोई भी वीडियो जो मैं बनाऊंगा सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर हमारी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको वो सारी जानकारी मिली होगी जो कि शासकों से संबंधित वाक्य और घटनाएं हैं जो कि पेपरों में पूछी जाती है। इसी के साथ धन्यवाद।